Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim from the LUMS Office of Advancement. Welcome to another podcast from LUMS. Today we'll talk about the Syed Babar Ali School of Science and Engineering. And this podcast की सबसे मज़े की बात है कि that I've been joined by the Dean of the Syed Babar Ali School of Science and Engineering, Dr. Sabi. Dr. Sabi, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं. अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. हम आज का पॉडकास्ट करने का मकसद ये है कि हम जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स हैं लम्स में ऑफर करते हैं थ्रू द स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उनके बारे में बात कर सकें. तो आई जस्ट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट. फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रास टैक्स. व्हाई शुड समबडी ऑप्ट फॉर द स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एट लम्स एंड नॉट गो टू एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या मेडिकल स्कूल को छोड़ के लम्स क्यों आएँ? मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप इंजीनियरिंग स्कूल छोड़ दें, मेडिकल स्कूल छोड़ दें और हमारे पास आ जाए. मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हम मुख्तलिफ कैसे हैं, हमारे अंदर यूनिकनेस क्या है. स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे बॉर्डर्स मिट गए हैं. यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं ना डिसिप्लिन के दरमियान, वो हमने मिटा दी है. यहाँ साइंस और इंजीनियरिंग का एक बड़ा हसीन इम्तजाज है, एक बड़ी एमैल्गमेशन है. एक स्टूडेंट जब यहाँ एंटर होता है तो उसने वाज़े तौर पर ऐलान नहीं किया होता कि उसने क्या मेजर करना है. एक साल फिज़िक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा, इंजीनियरिंग का भी कुछ फ्लेवर लेगा, कंप्यूटिंग पढ़ेगा, और एक साल बाद इस सारी ग्राइंड में से गुजरने के बाद वो अपने दिल के अंदर झांकेगा और फैसला करेगा कि मैंने क्या कर. यानी पहले साल में उसने आधे साल डिक्लेयर नहीं करना कि मेरा मेजर कौन सा होगा. हाँ, उसने अपनी एक नीयत दिखानी है. वो कागज़ की सफ़े के हद तक वो अहम है कि भी अपने किस मेजर में जाना है, लेकिन वाज़े उसने ऐलान अपने एक साल के बाद करना है. अच्छा, ठीक है. अगर वो उस मेजर की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो वो उस मेजर के अंदर चला जाएगा. फिर हमारी ख़ास बात ये है कि एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. हमारे माँ बाप कहते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या डॉक्टर बन सकते. ठीक है. तो वो इंजीनियरिंग करेगा, लेकिन उसका दिल है कि यार मैंने फिज़िक्स भी पढ़नी है, मैंने देखना है कायनात कैसे बनी, मैंने देखना है कि बिग बैंग कैसे हुआ, फोर्सेस क्या होती हैं, मुझे रिलेटिविटी पसंद है. तो माइनर्स कर सकते हैं फिज़िक्स में. ठीक है. कंप्यूटिंग में माइनर कर सकते हैं. आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस एक बहुत फैलती हुई, एक बहुत वसी डिसिप्लिन है. बिल्कुल. एक शख्स लाइफ साइंसेस पढ़ रहा है, ठीक है, सेल के बारे में जान रहा है, जेनेटिक्स के बारे में जान रहा है, डिजीज़ेस कैसे फैलती हैं, उनका तदारुक कैसे किया जाता है, साथ ही साथ वो कंप्यूटर साइंस में माइनर करता है. राइट. तो ये एमैल्गमेशन और ये फ्रीडम इस वक्त पाकिस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और स्कूल में मौजूद नहीं. तो अगर आप अपने को आज़ाद रखना चाहते हैं और लिबरेटेड फील करना चाहते हैं, जो कि अच्छी तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग का रुख करेंगे. लम्स. बिल्कुल सही. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अगर किसी ने बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल एंट्री किया और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं फिजिक्स को भी अंडरस्टैंड करूँ, तो माइनर कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर. क्या ये पॉसिबिलिटी साइंस स्टूडेंट्स को होती है कि वो किसी और स्कूल में चले जाए लम्स में और वहाँ से कोई माइनर सेलेक्ट कर लें या कोर्सेज सेलेक्ट कर लें? हाँ, अब लम्स की ये खूबसूरती है कि भाई आपके पास एक पूरी कंप्लीट यूनिवर्सिटी है कि इसके अंदर हमारे साइंस या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग तो गुंजाइश कम होती है क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से कुछ नहीं है या उन्होंने कुछ अच्छा नहीं है. लेकिन साइंस के स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि वो अरबी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इमरानियात, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस स्किल्स सीखना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं, ये लीगल फ्रेमवर्क के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो वो और कोर्सेज ले सकते हैं. फ्री इलेक्टिव्स की गुंजाइश मौजूद होती है. लम्स की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि वो ना वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स पैदा करने की कोशिश. एग्जैक्टली. अच्छा डॉक्टर साहब, एक वैसे तो हमें पता है बेसिक साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर करते हैं. वी आर ऑफरिंग अनदर प्रोग्राम एज वेल, BS इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. जब हम इसको देखते हैं तो HSS से भी हम द स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज फॉर आवर ऑडियंस, हम ये प्रोग्राम वहाँ से भी ऑफर करते हैं. तो अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट ऑप्ट करता है BS इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफर्ड एट द सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो वो डिफरेंट कैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले प्रोग्राम से? देखें, जो एक है, इकोनॉमिक्स के बहुत से फ्लेवर्स हैं. एक फ्लेवर है जिसके अंदर आप डेवलपमेंट व्यू लेते हैं, आप हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, सोशोलॉजिकल व्यू भी ले सकते हैं. एक है मैथमेटिकली रिच व्यू. तो मैथ इकॉन का प्रोग्राम है, खा वो ह्यूमैनिटी से ऑफर हो या साइंस एंड इंजीनियरिंग से ऑफर हो, तो ये मैथमेटिक्स रिच व्यू देता है मैथ इकॉन का प्रोग्राम. ठीक. अब अगर आप SSC के ज़रिए से आएँ तो उसमें आपको ना SSC का कोर भी लेना पड़ता है. SSC का कोर्स से मुराद ये है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है. तो मैथमेटिशियन या इकोनॉमिस्ट तैयार हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी साइंटिफिक लिटरेसी भी बेहतर हुई है. साइंस का उसका तो तजस्सुस है. देखें, क्लाइमेट का प्रॉब्लम है दुनिया की इस वक्त, एक क्लाइमेट क्राइसिस के ध्यान पे करें. फूड रिसेंटली विटनेस किया पाकिस्तान में जो हुआ सारा एनवायरनमेंट देखें.
अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन साथ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अगर एक इकोनॉमिस्ट बनता है जो इन साइंटिफिक एक्यूमेन के साथ इन प्रॉब्लम्स को देख सकता है, वो इनके सोल्यूशन भी तजवीज़ कर सकता है। तो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से ये मैथ और इकॉन का प्रोग्राम लेने की अफादियत यही है कि आपको एक स्पैटरिंग ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स भी मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर वसी मशरब भी आएगी, आपका ज़हन खुलेगा, आप ज़्यादा वसी अंदाज में किसी सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम को देख सकते हैं। अगेन वही बात है, जो इंटरडिसिप्लिनैरिटी का जो जुज़ है, जो हम के वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स जो है प्रोड्यूस करें, ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें, वो मेरा ख्याल है इसी से दोबारा से आप रीट्रेट करें उसी बात को। अच्छा डॉक्टर सभी, जो इसमें इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हैं वो ह्यूमैनिटी स्कूल से ही होंगे या वो जो है हमारे साइंस स्कूल से? देखिए, हमारे इस वक्त लम्स के अंदर इकोनॉमिक्स का बेहतरीन प्रोग्राम है। पाकिस्तान भर में बेहतरीन फैकल्टी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ह्यूमैनिटी स्टूडेंट की, तो वही इकोनॉमिक्स का कोर्सेज ऑफर करते हैं। अच्छा, मैथ के कोर्सेज हमारी फैकल्टी ऑफर करती है, लेकिन उनके दरमियान फिर क्रॉस टॉक बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये जॉइंट वेंचर हुआ दो स्कूल्स का बेसिकली। अच्छा, अब अक्सर जब हम प्रेजेंटेशंस पे जाते हैं, मुल्क में फिरते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह से, काउंसलर्स वगैरह से मुलाकात होती है, कुछ बच्चों का उसमें ये क्वेश्चन भी होता है कि अगर हम बेसिक साइंसेस में मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 12 साल की एजुकेशन के बाद फिर बायोलॉजी 4 साल पढ़ रहा है या केमिस्ट्री 4 साल पढ़ रहा है, तो उसके बाद उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी? क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उनकी एजुकेशन सेक्टर, टीचिंग या रिसर्च में होगी, या उसके अलावा इंडस्ट्री वाइड भी उसकी एप्लीकेशंस हैं? देखिए, पहली बात है कि जो साइंस की एजुकेशन है हमारे मुल्क में, वो किसी और इदारे में अभी इतनी मजबूत और इतनी शादाब नहीं है जितनी हमारे साइंस एंड इंजीनियरिंग लम्स में है। तो देखिए, एक अच्छा मौका प्रोवाइड करता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की तालीम का। हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम हासिल करना चाहें, हमारे पास आएँ। ठीक है, फिर हर इंसान के अंदर एक तजस्सुस का दायरा होता है कि वो चीज़ बारे में देखना चाहता है, सोचना चाहता है। तो किसी भी मुआशरे में एक ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो मुफक्किर हो, जो थिंकर्स हो, जो सोच सकें। अब वो कोई ऐसी हो सकता है प्रोडक्ट ना बनाए या हो सकता है कोई टेंजिबल प्रोडक्ट ना बनाए, लेकिन जो मुआशरे की जो ज़हनी तरक्की है, ज़हनी इर्तिका में वो अहम रोल प्ले करते हैं। तो हम ऐसे थिंकर्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे फिलोसोफर्स ऑफ साइंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपने बात की एम्प्लॉयबिलिटी की। ये देखें, दुनिया बदल रही है। एक अच्छी फिज़िक्स की डिग्री के साथ हमारे मुल्क में पहली बात याद है कि हमारे पास फिज़िक्स की इंडस्ट्री नहीं है। सबसे बड़ी फिज़िक्स की इंडस्ट्री होती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, वो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। लेकिन फ़िज़िक्स का रंग बदल रहा है दुनिया में। अब एंटरप्रेन्योरशिप है, लोग नई प्रोडक्ट्स ऐसी बना रहे हैं, सैटेलाइट्स स्टूडेंट्स बना के खलाओं में भेज रहे हैं। फिजिसिस्ट है वो फिर मैथमेटिकल एक्यूमेन भी होता है, वो मैथमेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकता है। यही हाल केमिस्ट का है कि केमिस्ट है, केमिस्ट्री पढ़ता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए। अगरचे मुझे खुद इस चीज़ का शौक़ है यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, लेकिन हर शख्स का शौक़ नहीं होता। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जाहिर है कोर्स वो बंद वहाँ पे केमिस्ट्री की अप स्केलिंग है। एब्सोल्युटली। फिर जो नई प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री, अगर कन्वेंशनल इंजीनियर्स ले, वो शायद उन प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने कोई नई ड्रग बनानी है, नई मेडिसिन बनानी है, तो एक नया मॉलिक्यूल है, वो केमिस्ट बेहतर जानेगा केमिकल इंजीनियर की निस्बत कि वो मॉलिक्यूल। जो हमने कोविड में देखा भी है, जैसे कि वैक्सीनेशंस बनी हैं वो। अब लाइफ साइंसेस या एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स है हमारे मुल्क में, अब वो बुनियादी, वो फंडामेंटल साइंटिफिक लेवल पे आके वो प्रॉब्लम्स हमारा मुंह चढ़ा रही हैं। ठीक है, हमें सॉल्व करो। राइट, वो प्रॉब्लम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है। राइट, भी सॉइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट कौन सा न्यूट्रिएंट अपने अंदर लेके जाता है, तो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एक साइंटिस्ट इनको सॉल्व करता है। सही। तो मैथमेटिक्स है। अब अगर आपने इंडस्ट्री में आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपने सप्लाई चेन को मैनेज करना है, एक मैथमेटिशियन जो अच्छे कंप्यूटर साइंस के स्किल्स के साथ लेस हो, सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल करना जानता हो, तो वो ऑप्टिमाइजेशन करके दे सकता है। किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है किसी प्रोसेस की, कि आपका खर्च कम हो, माहौल दोस्त प्रोसेस हो आपका, और आप कम खर्च से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, जो हमारे बिजनेसमैन का एक मिशन होता है। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक अच्छा एल्गोरिदमिस्ट उसको सॉल्व करेगा। अच्छा, आपने कहा कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो बेस्ट है, और मुझे तो नहीं, मैं इससे वो आप ये नहीं कहता बेस्ट, मैंने कोई सुपीरियॉरिटी नहीं मैं जाहिर कर रहा, मैं कहूँ मुख्तलिफ है। सर, मैं शायद समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन चलें, बिल्कुल सही। डॉक्टर सभी, इसमें पेडागॉजी किस तरह से डिफरेंट है हमारे यहाँ?
देखिए, एक तो लम्स के अंदर है लम्स लर्निंग इंस्टीट्यूट, जो हमें पेडागोजी के बारे में गाइड करता रहता है। पेडागोजी हमारी मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि हम अपना मुहासबा करते रहते हैं। अच्छा, जो हमारा फैकल्टी है ना, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट को से फीडबैक लिया जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट से फीडबैक इस अंदाज में नहीं लिया जा सकता कि कौन पॉपुलैरिटी स्टंट नहीं है ये, बल्कि स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वो कैसे सीख रहा है, कहाँ सीख रहा है, कहाँ कमी है, फिर अडेप्ट करता है फैकल्टी मेंबर अपने हवाले से। तो पेडागोजी के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है। एक तो क्लासरूम टीचिंग है जनाब, एक जनाब सेज ऑन द स्टेज वाली बात की, जनाब एक शख्स आता है, वो बड़े स्टेज पे खड़ा होता है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे वो पढ़ा रहा है और लोग मबहूत होकर दम खुद होकर सुन रहे हैं। एक ये है तरीका। दूसरा तरीका ये इंटरेक्शन का, ट्यूटोरियल्स है, रेसिटेशन है, छोटे छोटे ग्रुप्स में बड़ी क्लासेस बढ़ जाती हैं, फिर उनके 1-on-1 की हैंड होल्डिंग होती है। फिर लेबॉरेटरी वर्क, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अफसोस की बात है पाकिस्तान में लेबॉरेटरीज़ की अहमियत नहीं है। ज़्यादातर लेबॉरेटरीज़ हैं वो ताला बंद है, वो उनके अंदर ताले लगे होते हैं, लोग नहीं जा पाते, 2 बजे लोग घर चले जाते हैं, टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं होते। हमारी लेबॉरेटरीज़ बड़ी तवाना है, खुली होती हैं, 24 घंटे खुली होती हैं। लेबॉरेटरीज़ में हमारे बच्चे जाके कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, फैकल्टी और स्टाफ मेम्बर्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं, इक्विपमेंट बहुत अच्छा है। तो फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। फिर इंडिपेंडेंट स्टडीज़ का एक रवाज है हमारे। इंडिपेंडेंट स्टडीज़, उसका मतलब ये है कि वो ये कोर्स नहीं है इसमें आप क्लासरूम में बैठ के कोर्स लेते हैं, बल्कि 1 या 2 क्रेडिट आवर का एक किसी फैकल्टी मेंबर के साथ बैठ के उसके जानुओं में बैठ के घुटने पकड़ के मुरीद की तरह कि मुझे ये डिसिप्लिन सिखाया जाए, मुझे एरिया सिखा दो। फिर उसके साथ आप समझ लीजिए ट्यूटलाज के तौर पर उसके साथ वो चीज़ें सीखी जाती हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे जा सकते हैं। हमारे बहुत से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पेपर्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, इन्वेंशंस में वो हिस्सादार बनते हैं, फैकल्टी की स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर काम भी आ रहे हैं, काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा डाइवर्स किस्म का, क्या मैंने फारसी में ही खाना हम आफ्ताब बस कि भाई एक ऐसी इसके अंदर रंगा रंगी है कि भाई आप जो चाहें, आप मन स्पेस है आपके पास। हाँ, आपके पास स्पेस है, आप जिस तरह का काम करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी आता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि, और जब मौका मिलता है आउटरीच पे जाने का और बच्चों से बात करने का, तो वो कहते हैं नम्स में सिर्फ जो है बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल बनाई है फैकल्टी मेम्बर्स ने, बड़ा हर वक्त पढ़ना पड़ता है। क्या ऐसा है, या उनके पास, आप मतलब पर्सपेक्टिव आपका ले रहा हूँ वैसे, लेकिन इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फन होती हैं बच्चों के पास? सिर्फ बाबर अली स्कूल की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, हमारा जो स्कूल है, जो हमें फीडबैक मिलता है, निस्बतन उसके अंदर ज़्यादा वक्त लगता है पढ़ने में, लेकिन ये पढ़ाई मज़े की है। ठीक है, आप कायनात को जान रहे हैं। राइट। अब बिग बैंग हुआ, उसके 1 नैनो सेकेंड के बाद बिग बैंग 13.5 अरब साल पहले हुआ। उसके 1 नैनो सेकेंड के बाद इस यूनिवर्स में कौन कौन से एटम्स थे? इससे बड़ी तफरीह और क्या होगी, इससे बड़ा फन क्या होगा? ठीक है, आप 2 मॉलिक्यूल्स को मिला के एक तीसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग थलग, जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। इससे बड़ी तफरीह और क्या होगी? तो देखिए, 4 साल है ज़िंदगी के, ये फिर आए ना आए, एक मौका है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसके अंदर खूब जाएं, इसके अंदर डूब जाएं और इससे मज़ा हासिल करें। अगर आपकी जो तालीम है वो लुत्फ़ अंगेज़ नहीं होगी, फ़न नहीं होगी, उससे आपके अंदर जो एक्सटेसी पैदा नहीं होगी, एक्साइटमेंट पैदा नहीं होगी, उसका फ़ायदा नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर ना उनको जब जोड़ें, उनके अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा करें। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई करते और कुछ नहीं करते, बिल्कुल ज़िंदगी खुली है। नहीं, दूसरा पूरा एक लम्फ एक कल्चर है, मतलब देखते हैं हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, हम बड़े मतलब फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे 55 डिफरेंट स्टूडेंट लेड स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं, ऑफ कोर्स डिफरेंट एम्बिट्स में काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी एक्टिविटीज़ भी हैं, उस तरह से भी बच्चे उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी निखर जाती है उसके बाद। ये भी एस्पेक्ट है, और जो आपने बात की बिल्कुल वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया पूरा, वो अगर आप एक्सप्लेन कर सकें थोड़ा सा। हमारा एडमिशन में हम ओ लेवल से मैट्रिक के ग्रेड्स देखते हैं कि बच्चे ने कैसे परफॉर्मेंस की है। ठीक है, उसके अलावा लम्स का एक मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एक टेस्ट होता है। ठीक है, सैट, LCAT, SAT, ACT, तो वो
या सैट दे दे बच्चा या एलकैट दे दे, तो वो उस पर ठीक है। फिर तीसरा हमारे अच्छा इन दो इंस्ट्रूमेंट्स की बुनियाद पर एक रैंकिंग बनती है स्टूडेंट, ओके, एक मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक उस है। पर फिर सिलेक्शन होती है। सही है। हाँ, एक हमारा स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में एक मखसूस टेस्ट है जिसे हम कहते हैं साइंस एप्टीट्यूड या साइंस लिटरेसी टेस्ट। मैं इसका तर्जुमा करता हूँ दानिशमंदी टेस्ट। साइंस ही दानिशमंदी इम्तिहान। हाँ जी। अभी दानिशमंदी क्या है? इसके अंदर हम ये कोई लंबे चौड़े रटे वाले सवाल नहीं पूछते कि भाई क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन या का चार्ज कितना है, ऐसे सवाल नहीं पूछते, बल्कि जो जनरली साइंसी खानदगी है मैं आप उसके बारे में पूछता हूँ। उसकी मिसाल क्या है कि एक ग्राफ है कि डॉलर की कीमत इस तरह महीना ब महीना बदलती जा रही है रुपयों में, तो उसका एक ग्राफ बना होगा। उससे फिर कुछ सवाल पूछा था किस महीने में डॉलर की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ी, यानी एमसीक्यूज है ना। एमसीक्यूज हैं, इन्फेक्शन रेट्स हैं किसी डिजीज़ के, डेंगू के, वो एक ग्राफिकल सूरत में आपको पेश किए जाएंगे, उससे फिर कोई नतीजा अख्ज़ करना होगा। अच्छा, ठीक है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये घास सब्ज़ क्यों है, आसमान नीला क्यों है। ठीक है, ठीक है। ऐसे यानी बड़े बेसिक लेवल क्वेश्चन है। और ऐसे सवाल आते हैं जो किसी ट्यूशन एकेडमी वाले में आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, किसी किताब में नहीं, कि आपके मुताले की बुनियाद पर आप ये चीज़ें सीखते हैं। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, जनरल नॉलेज है साइंस का। डॉक्टर साहब अब इसका कितना इम्पैक्ट होता है एक बच्चे के मेरिट के ऊपर इस पर्टिकुलर एग्जाम का? फिलहाल इसका पिछले साल कोई इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है। ये सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को तलाश करता था ये टेस्ट कि जो जिनके ग्रेड्स किसी वजह से मैट्रिक में कम आए, ओ लेवल में कम आए। ओके। लेकिन इस टेस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है। इसके अंदर कि ये कोई छुपा हुआ हीरा है। ओके। जिसके टेस्ट स्कोर्स उसको बता नहीं पा रहे कि ये एक छुपा हुआ एक हीरा है, उसको फिर हम बुलाते थे इंटरव्यू के लिए। ओके। उसको मजीद परखने के लिए कि हो सकता है कि जो उसकी पहले तालीम है वो उसके अंदर छुपी हुई सलाहियत तो वो आवेदन ना कर सके। ठीक है। इंटरव्यू के जरिए फिर जांचा जाए। राइट राइट राइट। और फिर इसका एक फ़ायदा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जिन मुल्क के बच्चों को हमने पढ़ाना है, ठीक है, 22 करोड़ हमारी आबादी है, 23 करोड़, जिन मुल्क के बच्चों को हमने पढ़ाना है, तो उस मुल्क का जो साइंसी मिजाज है वो कैसा है, साइंस लिटरेसी का बैरोमीटर है ये एक। ठीक है। जो हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में नेहरू थे, उन्होंने जब IITs बनाए थे तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे साइंटिफिक टेम्पर। टेम्पर साइंसी मिजाज। ओके। तो ये साइंसी टेम्पर का एक कह लो एक थर्मोमीटर है। क्या मैं आपसे पूछूं कि अब तक आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस मिजाज के बारे में? एक दफ़ा हमने ये टेस्ट अभी कंडक्ट किया है। ठीक है। अब हम दूसरी दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। तो हमें कुछ पॉकेट्स मिले हैं जहाँ मिसाल के तौर पर हमारे शुमाली इलाकों से जो बच्चे आ रहे हैं, ख़ास बोर्ड्स हैं जिनके तालीम याफ्ता बच्चे बेहतर परफॉर्म करें। अच्छा। तो वो मैं आपको प्राइवेटली बता सकती हूँ वो कौन से बोर्ड है। ओके, बिल्कुल। तो इससे हमें कुछ ये वक्त के साथ साथ जो ये बढ़ता जाएगा, हमें मज़ीद अपने मुल्क की जो साइंसी खानदगी है उसके अंडरस्टैंडिंग, हाँ, 15-16 साल के बच्चे किस तरह सोचते हैं, ठीक है, उनके बारे में पता चलेगा। वैसे ये हमारे सियासतदानों का भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है वो उसके लिए अलग एक पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आपकी बात से अंदाज़ा मुझे हुआ कि इसमें ओ लेवल से ग्रेड्स या मैट्रिक से कोई बच्चा आ रहा है उसके ग्रेड्स मैटर करते हैं, उसमें उसका टेस्ट मैटर करता है, सैट दिया उसने या ACT या LCAT जो भी उसने किया। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा हो, उसकी पर्सनल स्टेटमेंट मैटर करती है, उसकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मैटर करते हैं? वो एक न सानवी हैसियत रखते हैं, यानी आम तौर पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या पर्सनल स्टेटमेंट्स किसी अछूती चीज़ को जाहिर करने में कारआमद होते हैं कि आम तौर पे जो चीज़ उसके ग्रेड्स में नज़र ना आ रही हो वो वहाँ से अपनी करने की कोशिश नहीं। यार इसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत तो नहीं है कि जो उसके ग्रेड्स छुपाए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो आम तौर पर एक्सेप्शनल चीज़ों को तलाश करने भारतीय। अच्छा, तो यानी कि फिर मतलब बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं इस दफ़ा दे शुड बी फोकसिंग ऑन दैट, ताकि मतलब अगर किसी वजह से उनकी एप्लीकेशन वो चीज़ नज़र नहीं आ सकती तो एटलीस्ट उनकी पर्सनल स्टेटमेंट से तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाए। बिल्कुल। और उसको ना बिल्कुल आप दयानतदारी के साथ वो लिखना चाहिए, वो किसी से लिखवाना नहीं चाहिए, वो उसके अंदर दयानतदारी होनी चाहिए, बल्कि वो अपना माफ़ी ज़मीर वो बयान करो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कि आपके जो अंदर है ना वो सामने आना चाहिए। और इसकी शर्म है, ज़रूरत नहीं है कि यार ये मैं लिख दूंगा तो मैं तो बड़ा छोटा। बिल्कुल दयानतदारी के साथ जो आप सोचते हैं, जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह लिखते हैं वो उसमें नज़र, हाँ, सफ़े पे आ जानी चाहिए चीज़। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब,
हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं मल्टीपल डिफरेंट बैकग्राउंड से. हमारी फिलोसफी भी यही है कि लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स. वी से कि borders could be socio-economic, border could be cultural, borders could be, you know, related to the equipment, it could be anything. तो अब इस वक्त हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास फाइनेंशियल लिमिटेशन है, तो आर देयर वेज फॉर देम, फॉर अस टू फाइनेंशियली सपोर्ट देम? कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें? जी, अगर आप लम्स के स्टूडेंट्स का डेटा देखें, जो स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्टूडेंट आ रहे हैं, डेटा तो हमें ये कह रहा है कि आम तौर पर जो लम्स की एवरेज से वो मुआशी तौर पर नीचे होते हैं, वो मिडिल क्लास रैंक से आ रहे हैं. ठीक है. तो हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे स्टूडेंट्स को फंड. हमारी दिली ख्वाहिश तो ये है कि हमारी फ़ीस सिफर हो, तमाम बच्चे पढ़े, लेकिन ज़ाहिर है वो मुमकिन नहीं है आज के हालात में. लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना यहाँ आने के लिए अपना सबूत दे चुके हैं कि हम इस काबिल हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए. ठीक है. एक हमारा, आपको पता है, बच्चों को पता है, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है. बिल्कुल. उसके अलावा FSC के बच्चों के लिए ख़ास स्कॉलरशिप्स हैं, सेखा स्कॉलरशिप्स. बिल्कुल. अलावा अजी हम फाइनेंशियल एड के मामले में काफ़ी फराखदिल हैं. बिल्कुल. दूसरा, हमने बेसिक साइंसेस में लोगों को तरगीब देने के लिए वो बेसिक साइंसेस में आए. अच्छा. हमने 24 नए स्कॉलरशिप शुरू किए हैं. ठीक है. वो अहमद ज़वैल नोबल लॉरिएट था, चंद्रशेखर ये भी नोबल लॉरिएट था. ठीक है. और बिल्किस मुजीब साहिबा और ख्वाजा दिल मोहम्मद, एक मशहूर पंजाब के पहले रियाजीदान थे ब्रिटिश दौर में, उनके नाम पे हमने स्कॉलरशिप शुरू किए हैं. तो मौके हम पैदा करते रहते हैं कि बच्चों को किसी तरीके से उनको सपोर्ट किया जाए. और इस वक्त हमारा, मैं ये कह सकता हूँ, डेटा हमें दिखाता है कि 3.5 GPA से ऊपर कोई बच्चा बेसिक साइंसेस में कम से कम ऐसा नहीं है जिसे कोई ना कोई 50% फाइनेंशियल सपोर्ट, स्कॉलरशिप या एड या लोन ना मिल रहा हो. ज़बरदस्त. तो ये हमारा कोशिश तो है, हमारी दिली, जब आपके पास दिली आपकी ख्वाहिश हो कि भाई आपके बच्चे किसी फाइनेंशियल नीड की वजह से पीछे ना रह जाए, तो फिर वो पूरी हम जान लगा देंगे ये बच्चा आए पास आए और हमारे साथ पढ़ सके. हम खुद भी ये अक्सर कोशिश करते हैं बच्चों को बताएं, और जहाँ पे भी बात कर सकते हैं कि आज तक हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 9 बिलियन रुपीज़ एज फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है तकसीम किए हैं स्टूडेंट्स में, चाहे वो जिस भी प्रोग्राम या जिस भी स्कूल में हमारे पास आ रहे हैं. और एक ऐसा जो कि हम इमेज को करेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, अक्सर बताते हैं कि तकरीबन हर 3 में से 1 बच्चा जो है वो किसी न किसी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम पे जो है वो लम्स में उससे इस्तेफादा कर रहा है. अच्छा, ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए रिलेटेड टू सबासी. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ. जब आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं तो किस किस्म के चैलेंजेस आप फेस करते हैं उनको एवेलुएट करने में जब बच्चों की एप्लीकेशन आती है? देखिए, ये आपने सवाल लम से हट के कर दिए पूरे हमारे निज़ाम तालीम के बारे में. थोड़ी सी इसमें जो महसूस कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ, ये मेरी ज़ाती एहसास है, वो ये कि हमारे जो स्कूल हैं, खा वो O लेवल A लेवल के हों या मैट्रिक FSC के हों, वो 8वीं तक तो बच्चे भी एक अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, उसके ज़हन को खोलते हैं, उसकी ज़हन कुशाई करते हैं, उसको नया मवाद देते हैं, उसको सोचने की सलाहियत को बाहर करते हैं. अच्छे स्कूल. लेकिन जब आप एक दफ़ा 9वीं 10वीं या O लेवल्स में आ जाते हैं ना, तो फिर आपकी जो गोल्स और टारगेट्स हैं ना बच्चों के, उनके साथ के और उनके वालिदैन के, वो बिल्कुल बदल जाते हैं. ठीक है. अगर आप मुझे मौका दें 2 मिनट में इस बात के बाद, प्लीज़. ये हमारा जो ट्यूशन कल्चर है ना, दरअसल इसने अभी काफ़ी तबाही मचा दी. ये हिंदुस्तान में भी हुआ है, हमारे हमसाया मुल्कों में भी हुआ है. कि ट्यूशन क्या सिखाता है? ट्यूशन सिखाता है कि आपने इम्तिहान कैसे पास करना. ये बहुत से स्कूल भी ये सिखाते हैं कि इम्तिहान कैसे पास करना है, आपने ग्रेड्स कैसे लेने हैं, पास्ट पेपर्स आपने कैसे सॉल्व करने हैं. तो वो 1-2-3 साल के लिए नहीं, बच्चे की जो जहनी तरबियत है ना, वो कुछ रुक सी जाती. इसको बदलना होगा. अपने जो फोकस है वो इल्म, अच्छे इल्म पर, एप्लीकेबिलिटी पे, आपके इल्म की एप्लीकेशंस क्या हैं, उसको अनसीन सिनारियोज पे अप्लाई करने पे, क्रिएट करने में, एनालिसिस करने में स्कूलों को अपना वक्त सर्व करना चाहिए. फिर ट्यूशनों का एक और नुकसान ये है कि बच्चे की जो वैसे जिस्मानी सेहत भी ख़राब हो जाती है, और फिर सारा वक्त सुबह स्कूल में, शाम को ट्यूशन में, फिर माली जो मसाइल हमारे वालिदैन और हमारा मुआशरा इसे फेस करते हैं. आप देखें, स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, बाज़ औक़ात ट्यूशन की फ़ीस स्कूल की फ़ीस है. तो ये एकेडमीज़ का ये जो कल्चर है ना, इसको थोड़ा सा ना हमें बस पुश ढालना पड़ेगा
ये हमें चैलेंजेस आते हैं कि हमारे बच्चों के मार्क्स कागज़ पे तो हो सकता है अच्छे हों, ट्रांसक्रिप्ट्स में अच्छे हों, लेकिन क्या वो उसकी पर्सनालिटी में, उसकी सोच में, उसकी ज़हनी नशो-नुमा में कैसे सोचते हैं उसमें झलकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो ये एक किस्म का तफावत, एक बोध है, नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, इसको बदलने के लिए ज़ाहिर है ये लम्स नहीं कर सकता, नहीं तो पीछे से ये तो हमारा स्कूल सिस्टम है, हमारा पूरे मुआशरे का जो इज्तिमाई जो मजाज है उसको बदल, मिजाज पे बात आ गई फिर से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सभी आपका, आपसे गुफ्तगू करके जो है मुझे बहुत मज़ा आया। और आई एम क्वाइट होपफुल कि जो हमें सुन रहे हैं आज इस प्रोग्राम को, जिन्होंने सुना है उनको भी बहुत ज़्यादा एक तो मज़ा भी आया और दूसरा उनको इस्तेफ़ादा उन्होंने करेंगे इस इन्फॉर्मेशन से जो कि आपने दी और काफ़ी डिटेल में दी कि किस किस्म के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, उन किस तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस किस्म की हैं। लेकिन अगर अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपका है जो कि एड्रेस नहीं हो सका, तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, लम्स के एडमिशन्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसके बाद आप वहाँ से चैट कर सकते हैं हमारे एडमिशन्स ऑफिस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ। और अगर फॉर एग्जांपल अभी आप चैट करें और 2 हफ्ते बाद आपको कोई नया क्वेश्चन आ गया तो वो चैट का रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद रहेगा और आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं दोबारा। और प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप अप्लाई करने को कंसिडर कर रहे हैं तो वी हैव योर एप्लीकेशन लेटेस्ट बाय February 1 और आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास 3 February तक जो हैं वो आ चुके हों। एंड इन केस अगर आप फिर भी कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो admissions@lums.edu.pk पे हमें लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।